ये वीडियो है रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं तो वैसे ही कुछ डिवाइसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, जो कि हम थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन है इनपुट डिवाइसेस का वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हुआ, तो शुरू के वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, तो इनपुट डिवाइस से रिलेटेड थोड़ा बहुत वहाँ भी डिस्कस्ड है। ये वीडियो लेकिन डिटेल में है रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस। यहाँ हम एक एक इनपुट डिवाइस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उन सबको हम यहाँ देखेंगे विद पिक्चर्स, तो आपको और इजीली याद रहेगा कि किस डिवाइस का क्या फंक्शन होता है। Now, input device enables the user to send data, information और control signals to a computer. इनपुट डिवाइस का मतलब ही होता है, देखिए जैसे कुछ ये कंप्यूटर है तो आपने कुछ इनपुट किया और फिर आपको कुछ आउटपुट मिलता, वो भी कहाँ डिस्प्ले होगा, स्क्रीन के ऊपर ही। इनपुट जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट किया, कुछ डाटा दे रहे हैं आप, कोई सिग्नल के फॉर्म में कंप्यूटर पे चीज़ जा सकती है, जैसे कि स्कैनिंग हो रही है कभी, तो एक सिग्नल के फॉर्म में कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसको, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से आपने जो है कई बार कुछ बोल के आपने इनपुट दिया वॉइस के फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इनपुट दिया जाता है। देन क्या होता है, उस इनपुट पे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, मतलब जो भी उसको कैलकुलेशंस करने हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं वो सारी चीज़ें परफॉर्म करके फिर वो आउटपुट जनरेट करता है कंप्यूटर, और वो कहाँ दिखती है आपको, आउटपुट डिवाइस पे। जैसे बहुत कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हो गया आपका मॉनिटर। बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, जिससे जैसे आपने कुछ कीज़ प्रेस करी और कुछ इनपुट दिया, जैसे यूज़र नेम या पासवर्ड ही दिया, ठीक है, देन वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, और जब फिर आपको जो भी आउटपुट पे स्क्रीन दिखना चाहिए लॉगिन के बाद, तो वो आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। नाउ ये मैं फिर से रीड कर देती हूँ। इनपुट डिवाइस enables the user to send data, information और control signals to a computer. The central processing unit CPU of a computer receives the receives the input and processes it to produce the output. तो ये प्रोसेसिंग का काम कौन करता है इनपुट पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, और फिर आउटपुट जनरेट होता है। और सीपीयू से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा, और प्रीवियस वीडियो में भी हम सीपीयू से रिलेटेड देख चुके हैं। तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को चैप्टर वाइज देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। रैंडमली कोई चैप्टर आप पिक मत करिएगा, एक बार आप जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट सीक्वेंस में देखिए। जब सेकंड टाइम आप यदि कोई टॉपिक देखेंगे देन आप रैंडमली कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल चुका होगा तब तक, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सम ऑफ द पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आर मेंशन्ड अहेड। तो कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट ये रही। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, देन MICR जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR है, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये दोनों फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका क्या है, MICR और OCR है। इसमें देखिए ऑप्टिकल आपको याद रह जाएगा, और MI का मैग्नेटिक इंक, ये इजीली याद रह जाता है। C, दोनों के जो C और R है ना, इसमें जो है समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है। तो MICR में और OCR में C दोनों का क्या होगा, कैरेक्टर। कभी कभी कोड भी लिख देते हैं कुछ लोग, यदि ये क्वेश्चन आया है कभी एग्जाम में या फिर MCQs भी आया है, तो C फॉर कोड समझ लेते हैं वो, या C फॉर कंप्यूटर। तो C का सीधा सा मतलब है दोनों में कैरेक्टर, और R में भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार रीडर लिख दिया, कई बार OCR में R का रिकॉग्निशन कर दिया। तो दोनों में R का क्या है, डिफरेंस क्या है। MICR में R का मतलब है रिकॉग्निशन, और OCR में R का मतलब है रीडर। ये इंटरचेंज भी कर देते कई बार, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, खास फर्क नहीं पड़ता, लगभग है तो सेम ही चीज़, लेकिन फिर भी बेटर होगा कि आप एग्जैक्ट याद रखिए क्या है, ठीक है। सो MICR और OCR का फुल फॉर्म याद रखिएगा,
बाकी इसकी पिक्चर्स भी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। डिजिटल कैमरा हो गया, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, रिमोट जो जनरल हम रिमोट यूज़ करते हैं टीवी का या कोई भी रिमोट, एसी का रिमोट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनपुट डिवाइसेस ही, आप कुछ प्रेस कर रहे हैं तो सब चीज़ें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग ही है। कहने को आपको आजकल तो सारी चीज़ें जहाँ स्मार्ट वर्ड ऐड हो गया समझ लीजिए उधर कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 100% वहाँ पे इंटरनली वर्क कर रहा होता है। चाहे वो टीवी हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, स्मार्ट डिवाइस का मतलब है वहाँ पे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। नाउ टच स्क्रीन हो गया, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए। वर्चुअल रियलिटी मतलब कोई भी रियल चीज़, एक डिवाइस होता है आंखों पे आपने लगाया और फिर अंदर जो दृश्य दिखेंगे आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल रियली में, जैसे कोई नेचुरल सीनरी आपको दिख गई, लगेगा आप रियलिटी में वहाँ पे हो। वहीं पे कोई पहाड़ का यदि आपको दिख रहा है दृश्य तो आपको लगेगा आप सच में पहाड़ों में हो, मतलब वर्चुअली आप फीलिंग वैसी ले सकते हो कि सच में आप उस प्लेस पे हो। वेबकैम हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट हो गई। अब एक एक डिवाइस को हम देखेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कीबोर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस और मोस्ट कॉमनली यूज जो सभी जानते हैं वो है कीबोर्ड। The keyboard is a basic input device that is used to enter data into a computer or any other electronic device by pressing keys. Keys press की तो कुछ input दिया आपने। It has different sets of keys. बहुत सारी keys होती हैं, letters होते हैं, numbers होते हैं, characters, functions जो कि आप कीबोर्ड में देख ही चुके हैं। Keyboards are connected to a computer through USB or a Bluetooth device for wireless communication. Wireless keyboards भी होते हैं या फिर डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा एक वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। लैपटॉप में तो वो साथ में है ही है, ठीक है। और कीबोर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स भी हम देख लेते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स बेस्ड ऑन द रीजन एंड लैंग्वेज यूज्ड। अलग अलग रीजन में अलग अलग कीबोर्ड्स का यूज़ हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर एज फॉलोज, लेकिन मोस्ट कॉमनली तो यही वाला है, क्वेर्टी कीबोर्ड, ठीक है, जो कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। बट फिर भी कुछ और कीबोर्ड्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला कीबोर्ड जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो है क्वेर्टी। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड विद कंप्यूटर्स इन मॉडर्न टाइम्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द टॉप रो ऑफ बटन्स। इसमें आगे हम इमेज में देखेंगे कि उसकी शुरू की 6 लेटर्स जो है ना वो क्वेर्टी है, QWERTY, इसीलिए इसको क्वेर्टी कीबोर्ड कहा गया है। एंड इट इज़ इवन पॉपुलर इन कंट्रीज दैट डू नॉट यूज लेटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट। ये लेटिन कंट्रीज़ में तो फेमस है ही है, लेकिन जो लेटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट्स का नहीं भी यूज़ करते तो ये वहाँ भी पॉपुलर है। आप जनरल इंडिया में ही देख लीजिए, ज़्यादातर कीबोर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ क्वेर्टी कीबोर्ड। It is so popular that some people think that it is the only type of keyboard to use with computers as an input device. जैसा अभी तक आप लोगों में भी बहुत लोगों को ये लगा होगा कि भाई कीबोर्ड तो एक ही होता है, ऐसा ही दिखता है, ठीक है, और हमें भी यही लगता है। लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग या पढ़ के आगे जानकारी लेके पता चलता है कि नहीं, कीबोर्ड्स और भी टाइप्स के, जो कि आप लोग भी यहाँ जानेंगे कि कुछ और टाइप के कीबोर्ड्स भी यूज़ होते हैं। बट ये क्वेर्टी कीबोर्ड इतना मतलब कॉमनली यूज है कि ऐसा लगता है जैसे कीबोर्ड तो बस यही है और बाकी तो कोई कीबोर्ड होता ही नहीं है। तो देखिए इसको क्वेर्टी कीबोर्ड क्यों कहा गया है, ये देखिए शुरू की कीज़ 6 कीज़ QWERTY है। कभी भी आप अपना भी कीबोर्ड देख लीजिएगा, चाहे लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, आपका नहीं भी ध्यान गया हो तो अब दीजिएगा ध्यान। तो एक बार आपने ये कंसेप्ट देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्वेर्टी कीबोर्ड क्या होता है। क्वेर्टी कीबोर्ड ये नॉर्मल कीबोर्ड को ही कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको क्वेर्टी क्यों कहते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड। तो यहाँ देखिए लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, ये ऊपर फंक्शन कीज़ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। बाकी डिटेल में यदि कीबोर्ड का जनरल क्वेश्चंस भी जैसे फंक्शन कीज़ या इनके ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन, उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी मैं ले आऊँगी। लेकिन पहले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे सारे। सो ये तो कीबोर्ड क्वेर्टी कीबोर्ड हो गया। एक एजर्टी कीबोर्ड भी अवेलेबल है। इट इज़ कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड। इसको स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड एजर्टी टाइप का है। इट इज़ डेवलप्ड इन फ्रांस, ये फ्रांस में डेवलप हुआ था एज एन ऑल्टरनेटिव लेआउट टू द
क्वेर्टी लेआउट, क्वेर्टी के ऑल्टरनेट में फ्रांस में अपना एक कीबोर्ड बना था, दैट इज नोन एज एजर्टी एंड इज मेनली यूज्ड इन फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज ज़्यादा होता है। सम कंट्रीज हैव मैन्युफैक्चर्ड देयर ओन वर्जन्स ऑफ एजर्टी, एजर्टी वर्जन अपने जो है कुछ कंट्रीज ने बना लिए बिकॉज दे आर मोर कन्वीनियंट इन दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड। तो ऐसा नहीं कि क्वेर्टी बुरा है इसीलिए एजर्टी बन गया, नो। पहले हम देख चुके बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रीजन कीबोर्ड्स चेंज हो जाते हैं। एजर्टी इनके लिए कन्वीनियंट होगा for France and other European countries. Its name is derived from the first 6 letters that appear on the top left row of the keyboard. जैसे क्वेर्टी में फर्स्ट 6 लेटर्स QWERTY था, यहाँ पे एजर्टी है टॉप 6 में। तो यहाँ बस देखिए ERTY तो सेम है, शुरू के बस 2 लेटर्स चेंज हो गए। उसमें क्वेर्टी है, QW था, QW चेंज होके Q की बजाय A आ गया और W की बजाय Z आ गया। The Q and W keys in AZERTY keyboard are interchanged with A and Z keys in QWERTY keyboard. Furthermore, in AZERTY keyboard, M key is located to the left of the L key. और एक डिफरेंस क्या होता है AZERTY और QWERTY में, जो M लेटर होता है आप QWERTY में खुद देखिएगा, जो डेली यूज़ में हम यूज़ करें वो तो ये आपका QWERTY ही है, उसमें M जो है वो Furthermore, in AZERTY keyboard, M key is located to the left of the L key. तो L key में तो इसमें QWERTY में भी है, ठीक है। आप देखिएगा M लेटर जो है M key is located to the left of the L, मतलब जस्ट लेफ्ट में मिलेगा। यहाँ तो नीचे बॉटम में आपको दिखेगा QWERTY में, पर AZERTY में M की लेफ्ट में मिल सकता है। आके हम डायग्राम देख लेंगे और इतना डिटेल में इनके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। AZERTY keyboard differs from the QWERTY keyboard not only in the placement of letters but also in many other ways. Example, it gives emphasis on accents which is required for writing European languages like French. Accent मतलब बोलते वक्त जो साउंड आ रही है, फ्रेंच लैंग्वेज में या अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस में, स्पेशली फ्रेंच की बात करें तो उसमें एक्सेंट की बड़ी वैल्यू है। तो एक्सेंट रिलेटेड लेटर्स भी वहाँ पे होंगे जिनका उसको प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सेंट ही जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा यदि उसकी वॉइस देखी जाए तो। सो देखते हैं इसको, देखिए यूज़ तो किया नहीं तो डिटेल में तो एक एक चीज़ यहाँ नहीं देख सकते। आप अपने लेवल पे पढ़ना है तो आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी के लिए, बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है इसके। तो ये देखिए AZERTY, क्योंकि शुरू के 6 जो है इसमें ये हो गए ये देखिए ये शुरुआत के 6 AZERTY है और M राइट पे है और वहाँ M समवेयर यहाँ मिलेगा आपको QWERTY में लेफ्ट पे, और AZERTY में M राइट ऑफ L हो गया। बाकी देखने में भी ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो QWERTY हो गया, AZERTY हो गया। अब है नेक्स्ट कीबोर्ड जो ये भी यूज़ में आता है, DWORAC कीबोर्ड। This type of keyboard layout was developed to increase the typing speed by reducing the finger movement while typing. The most frequently used letters are kept in a home row to improve typing. ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटर्स को होम रो पे रख दिया गया है और जिससे आपकी फिंगर मूवमेंट कम रहे और फटाफट आप टाइप कर सके। ये तो सिर्फ मतलब आपकी टाइपिंग की कन्वीनियंसी के लिए है, तो इसको DWORAC कीबोर्ड लिख दिया गया। DWORAC क्यों है, देखिए फर्स्ट 6 लेटर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे ही जो है नाम होगा, ठीक है। बाकी इसके डेप्थ में नहीं जाना है, इतना पॉइंट सफिशिएंट है। तो क्या क्या कीबोर्ड हमने पढ़े QWERTY कीबोर्ड, AZERTY कीबोर्ड एंड DWORAC कीबोर्ड, ठीक है। अब माउस देखते, कीबोर्ड हमने देख लिया, अब माउस देखते हैं। द माउस इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। जो माउस की मदद से आप जो है स्क्रीन पे कर्सर को मूव कर सकते हैं, आप जो सेलेक्ट करना माउस की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ लैपटॉप में क्या कहलाती है, टच पैड। माउस का ही काम कौन कर रहा होता है, टच पैड। तो टच पैड भी हम आगे देखेंगे। तो टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करें तो आपका माउस, उसको माउस कहेंगे, लैपटॉप में उसको टच पैड कह देंगे। बाकी टच पैड तो नॉर्मल आपके डिफरेंट डिवाइसेस में भी होता है। नाउ द माउस इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव कर्सर या पॉइंटर को मूव करने के लिए, और इसकी मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी।
It is designed to be used on a flat surface and generally has left and right button and a scroll wheel between them. एक व्हील सा रहेगा. अब अलग अलग टाइप के माउस होते हैं. समटाइम्स वो स्क्रॉल व्हील नहीं भी रहता है. समटाइम्स जो है दो बटन्स है, कभी कभी तीन बटन रहते हैं. ये थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस है माउस में. अलग अलग टाइप के माउस भी हम देखेंगे क्या क्या है. ठीक है, इसको जनरली फ्लैट सरफेस पे रख के जो है मूव किया जाता है. नाउ लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विद अ टच पैड दैट वर्क्स एज अ माउस. लैपटॉप में ही माउस का काम कौन कर रहा होता है? टच पैड. इट लेट्स यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर बाय मूविंग योर फिंगर ओवर द टच पैड. टच पैड पे आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे अपने फिंगर की या तो उस मतलब कुछ क्लिक नहीं करना पड़ेगा इधर. डायरेक्टली आप फिंगर की मूवमेंट से सिलेक्ट कर सकते हो. और बाकी बटन्स भी हैं, तो इधर लेफ्ट और राइट के लिए सेलेक्ट करने के लिए बटन्स भी अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्मल माउस में भी होते हैं. सम माउस कम्स विद इंटीग्रेटेड फीचर्स सच एज एक्स्ट्रा बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट बटन्स. अलग अलग एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हो सकते हैं, कुछ गेम रिलेटेड माउस. अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माउस में थोड़ी थोड़ी जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं. द माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस सी एंगलबर्ट इन 1963. ठीक है, डॉगलस सी एंगलबर्ट या फिर DC एंगलबर्ट इन 1963 इन्होंने माउस को इन्वेंट किया था. अर्ली माउस हैड अ रोलर बॉल. अर्ली माउस में एक नीचे एक रोलर बॉल रहती थी. वो बॉल जैसे जैसे मूव करती थी तो उस तरीके से जो है कर्सर भी मूव करता था. सो अर्ली माउस हैड अ रोलर बॉल इंटीग्रेटेड एज अ मूवमेंट सेंसर अंडरनीथ द डिवाइस. तो 90s में थे जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया है या लेट 80s में, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि ऐसे कोई माउस थे. अब तो ये नो लॉन्गर इन यूज़ है. ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस आ गए हैं या फिर उनके नीचे ये ट्रैक बॉल जो है, ये रोलर बॉल है, ये नहीं भी हो. नाउ मॉडर्न माउस डिवाइसेस कम विद ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी. इसमें लाइट सी जलेगी, ऐसे माउस आगे. नहीं भी जलेगी तो वो इंटरनली ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा होता है वो माउस. Modern mouse devices come with optical technology that controls cursor movements by a visible or invisible light beam. वो दिख भी सकती है लाइट बीम, नहीं भी दिखती है इंटरनली, बट वो वर्क कर रही होती है. अ माउस इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ माउस. आपका ये भी माउस अवेलेबल है वायरलेस. एक आपका अलग से वो कहीं भी रख लीजिए उसको, बट एक मतलब वायरलेस कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा साथ में आपको पेन ड्राइव जैसा एक डिवाइस होगा, उसको कनेक्ट कर लीजिए और उसके थ्रू फिर आपका माउस और वो कनेक्ट हो गए कंप्यूटर से. आपको लगेगा कि ये अलग अलग है, बट नहीं, वो अब कनेक्शन बन चुका है वायरलेस. आप माउस को थोड़ा दूर भी रख के यूज़ करेंगे देन यू कैन यूज़. तो वायरलेस माउस हो गया वो, जो कि हम आगे देखेंगे, भी पिक्चर भी देखेंगे उसकी, मतलब फ़ोटो. कॉमन टाइप्स ऑफ द माउस, जैसे कि कुछ कॉमन टाइप्स है. ट्रैक बॉल माउस हो गया, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, देन कॉर्डलेस और वायरलेस माउस. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैक बॉल माउस देखते हैं. इट इज़ अ स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज़ बॉल मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन. इसमें जो है बॉल का मैकेनिज्म यूज़ हो रहा था, जो कि हम जो ट्रेडिशनल पुराने वाला जो माउस की बात की कि एक रोलिंग बॉल रहती है. द बॉल इज़ हाफ इंसर्टेड इन द डिवाइस. वो आधी बाहर दिखेगी, आधी डिवाइस के अंदर रहती है. The ball is half inserted in the device and can be easily rolled with finger, thumb or the palm to move the pointer on the screen. उसको जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो पॉइंटर भी वैसे वैसे मूव करेगा. वो हाफ बाहर है इसलिए कि ताकि रोल हो सके, और कुछ अंदर इसलिए रहती है ताकि वो सेंस कर सके माउस की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. नाउ द डिवाइस हैज़ सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द बॉल. इस ये जो नॉर्मल रोलिंग बॉल है, इसमें बॉल की रोलिंग को जैसे जैसे रोल किया जा रहा है तो अंदर सेंसर्स होते हैं उस डिवाइस में. वो सेंस कर रहा होता है माउस उसकी मूवमेंट को. इट रिमेन्स स्टेशनरी. यू डोंट नीड टू मूव इट ऑन द ऑपरेटिंग सरफेस. सो इट इज़ एन आइडियल डिवाइस इफ़ यू हैव लिमिटेड डेस्क स्पेस एज यू डोंट नीड टू मूव इट लाइक अ माउस. एक ही जगह पे आपको जो है उस रोटेशन बॉल को सिर्फ, देखिए माउस एक रोलिंग बॉल वाला भी आता है, उसमें माउस को भी घुमाना पड़ता है आपको. और समटाइम्स ट्रैक बॉल माउस में क्या होता है, सिर्फ उस बॉल की मूवमेंट को ही आपको कंट्रोल करना पड़ता है. कुछ इस तरीके से यहाँ से आप इस बॉल को जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे रोलिंग बॉल को, वैसे वैसे कर्सर आपका स्क्रीन पे मूव होता रहेगा. ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रैक बॉल माउस. फिर मैकेनिकल माउस हो गया.
It has a system of a ball and several rollers to track its movement. It is a corded type of mouse. A mechanical mouse can be used for high performance के लिए इसका यूज होता है. Then the drawback is that they tend to get dust into the mechanics and thus require regular cleaning. इसमें डस्ट की पॉसिबिलिटी हो जाती है और इसको रेगुलर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. बाकी इसका जो है देखिए इस तरीके से ये बॉल इंसर्टेड है, तो इसको जब आप ऐसे रख देंगे सरफेस पे फ्लैट तो ये हाफ बॉल बाहर है हाफ अंदर, जो कि पहले हमने देखा था. और ऊपर से कुछ इस तरीके के बटन्स दिखेंगे, 3 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं. यहाँ से आप कनेक्ट कर देंगे इसको कंप्यूटर से और ये बॉल जैसे बाहर भी निकली तो कंप्लीट ऐसे दिखेगी, बट ये मूवमेंट के टाइम हाफ इनसाइड है हाफ बाहर, ताकि वो सरफेस पे आधी रोटेट कर सके और कर्सर की मूवमेंट हो सके. ऑप्टिकल माउस में लाइट दिखेगी आपको. ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज है, जो कि करंट माउसेज में कभी लाइट दिखती है कभी नहीं भी दिखती है. एंड ऑप्टिकल माउस यूजेज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट. It is more reliable than a mechanical mouse and also requires less maintenance. However, its performance is affected by the surface on which it is operated. ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है सरफेस को लेके. बाकी ऑप्टिकल माउस जो है इसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और ये ज़्यादा रिलायबल है. प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस मैट शुड बी यूज्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. द रफ सरफेस मे कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम. बहुत रफ सरफेस नहीं होना चाहिए. एंड द ग्लॉसी सरफेस मे रिफ्लेक्ट द लाइट रॉन्गली एंड दस मे कॉज ट्रैकिंग इश्यूज. इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है ग्लॉसी मतलब चमकने वाला, बहुत स्मूथ सरफेस भी नहीं चाहिए और बहुत रफ भी नहीं चाहिए. मीडियम का एक कोई आपने देखा भी होगा माउस के जो पैड्स आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रफ भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं होते हैं. एक मीडियम कॉम्बिनेशन रहता है, तो ऑप्टिकल माउस बेस्ट परफॉर्म करते हैं उस पर. एक रोटेटिंग बॉल भी है देखिए यहाँ पे बीच में, ताकि आप स्क्रॉल कर सके. ये देखिए इस तरीके से लाइट भी ऑन हो सकती है, लाइट नहीं भी दिखती है, बट इंटरनली लाइट वर्क कर रही, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे ये वर्क कर रहा होता है. ऐसे अलग अलग कलर की लाइट्स दिख सकती है, आपने देखे भी होंगे ये माउस. देन है कॉर्डलेस और वायरलेस माउस. As the name suggests, this type of mouse lacks cable and use wireless technology such as infrared या रेडियो का, that means Bluetooth या Wi-Fi, इनका यूज़ हो रहा होता है. इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होता है to control the movement of the cursor. It is used to improve the experience of using a mouse. It uses batteries for its power supply. वायरलेस है तो इसमें क्या है, एक बार आपने चार्ज कर लिया और फिर सीधा कनेक्ट कर लिया थ्रू वाईफाई या ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के थ्रू, और जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं. थोड़े डिस्टेंस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हर वक्त वायर की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें देखिए कुछ ऐसा दिखेगा. ये आपका सपोज डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया आपने, इसके थ्रू ही कनेक्शन बनेगा इसमें और इसके बीच में. जब तक ये डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, यही समझ लीजिए आपका एक तरीके से केबल का काम कर रहा होगा. दिख नहीं रहा है लेकिन कनेक्शन इसी के थ्रू है. और फिर इसको माउस को आप कहीं भी थोड़े से डिस्टेंस पे भी बैठ के कंट्रोल कर सकते. ज़रूरी नहीं है कि वायर की तो सीमा रहती है ना कि हाँ इतने तक ही आप कर सकते हैं. इसमें भी सीमा तो इसकी भी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज तो नहीं रहती इसकी, बट आप फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ी दूर बैठ के भी काम कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप की अलग डिज़ाइन की है, तो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा लेना चाहते हैं. जैसे स्मार्टफोन होता है, आपको क्या कलर पसंद है, किस तरीके का जो है शेप साइज़ पसंद है, तो डिफरेंट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. टेक्नोलॉजी लेकिन सेम यूज़ हो रही है. ठीक है, नाउ कुछ इस तरीके से भी दिख सकते. तो 2-3 जो है यहाँ पे हमने पिक्चर्स देख ली. नाउ अब देखते हैं स्कैनर. सो माउस हमने देख लिया, अब स्कैनर देखते हैं. द स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट. यहाँ कोई भी पिक्चर हुई या कोई टेक्स्ट है, मतलब एक पूरा पेज है आपका, हार्ड कॉपी है, उसको सीधा आप स्कैनर पे रखिए तो वो फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. इट स्कैन्स द पिक्चर और अ डॉक्यूमेंट, और उसको आप फिर सॉफ्ट कॉपी बन गई, उसको सेव कर लीजिए. द स्कैंड पिक्चर और डॉक्यूमेंट देन कन्वर्टेड इनटू, वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गई और फाइल, एंड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज एन आउटपुट. स्क्रीन पे दिख जाएगी एज एन आउटपुट, फिर आप उसको सेव कर लीजिए. ठीक है, एंड यू कैन यूज इट एज अ सॉफ्ट कॉपी. तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है यहाँ पे स्कैनर के थ्रू. इट यूजेज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो हम पीछे देख चुके हैं. ये OCR टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होता है. इसमें कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. यहाँ पे कैरेक्टर रीडर कह लीजिए,
बेसिकली ओसीआर के साथ तो रीडर ही है, रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं. इट यूजेज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक्स टू कन्वर्ट इमेजेस इनटू. तो ये डिजिटल में कैसे कन्वर्ट हो रही होती है? ओसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू. कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनर देखते हैं हम. उसमें फ्लैट बेड स्कैनर है, हैंडहेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर एंड फोटो स्कैनर. सो फ्लैट बेड स्कैनर देखते हैं. इट हैज़ अ ग्लास पेन एंड अ मूविंग ऑप्टिकल CIS और CCD array. The light illuminates the pane and then the image is placed on the glass pane. The light moves across the glass pane and scans the document and thus produces its digital copy. You will need a transparency adapter while scanning transparent slides. ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स को यदि स्कैन करना होता है तो ट्रांसपेरेंसी एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज एक ग्लास का पेन मतलब एक सिंपल सा जैसे शीट टाइप ग्लास की. ठीक है, फ्लैट अभी आगे हम देख लेंगे. देखिए ये रहा, ये इसको पेन कहा गया है, ग्लास ये दोनों. और एक लाइट सी जैसे जेरोक्स में पास होती है ऐसे एक लाइट सी पास होगी, तब आप डॉक्यूमेंट रख दीजिए तो वो लाइट कंप्लीट स्कैन कर देती है. और इसको क्लोज कर दीजिए, इसको वो स्कैन हो गई, फिर आप हटा लीजिए तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को रखना है और फिर क्लोज कर देना है, तो एक लाइट सी पास होगी पूरी डॉक्यूमेंट से और वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी. ये कुछ इस तरीके से भी आपको दिख सकता है स्कैनर. फ्लैट बेड मतलब फ्लैट, बिल्कुल दिख ही रहा होगा आपको, फ्लैट पेन है इसका. ये PANE मतलब ये रहा, एक शीट की तरह है, ग्लास शीट की तरह है ये. नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर देखते हैं. इट इज अ स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज हेल्ड बाई हैंड and is rolled over a flat image that is to be scanned. The drawback in using this device is that the hand should be steady while scanning, otherwise it may distort the image. पहले वाले फ्लैट बेड में हमने इमेज रख दी, स्कैनर स्कैन कर रहा है. इसमें हम क्या करें, इमेज तो सेम रहेगी, आप अपनी हैंड की मूवमेंट से उसको स्कैन कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें बहुत आपको अपने हाथ को बार बार हिलाना नहीं है. नाउ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड हैंडहेल्ड स्कैनर्स इज दी, जैसे बारकोड को जब स्कैन किया जा रहा है तो प्रॉपरली आपको प्लेस करना पड़ेगा बारकोड पे. बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर आप हाथ लेंगे तो फिर वो बारकोड सही से आपका स्कैन नहीं होगा. आपको सही से प्लेस करना होता है, देन वो एक लाइट सी पास होगी और जो भी उसका स्कैनिंग जब हो रही होगी तो उस टाइम आपको बहुत स्थिर रखना पड़ेगा अपने हाथ को. वन ऑफ द कॉमनली यूज हैंडहेल्ड स्कैनर्स इज द बारकोड स्कैनर विच यू वुड हैव सीन इन शॉपिंग स्टोर्स. शॉपिंग स्टोर्स में आपने देखा होगा वो फटाफट से जो स्कैन कर रहे होते हैं और जो आपने सामान खरीदा होता है, दैट इज़ थ्रू हैंड हेल्ड स्कैनर. देखिए कुछ इस तरीके का डिवाइस आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, या आजकल तो छोटे किसी भी शॉप में जो है ये इजीली आप देख सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट का बारकोड हो और फटाफट से इसको इसके थ्रू देखिए इस तरीके से ऐसे बारकोड को रीड कर लिया. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइट सी जनरेट हो रही है. सो ये भी हमने देख लिया हैंडहेल्ड स्कैनर. ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, हैंडहेल्ड हो गया. अब शीट फेड स्कैनर देखते हैं. इन दिस स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्कैनर. इसमें इसको इंसर्ट करना पड़ता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को प्लेस करना पड़ता है. ठीक है, एक पोजीशन पे. द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस स्कैनर इंक्लूड द शीट फीडर, स्कैनिंग मॉड्यूल एंड कैलिब्रेशन शीट. मेन कंपोनेंट स्कैनर की यही हो गई, जैसे शीट फीडर, स्कैनिंग मॉड्यूल एंड कैलिब्रेशन शीट. द लाइट डज नॉट मूव इन दिस स्कैनर, इंस्टेड द डॉक्यूमेंट मूव्स थ्रू द स्कैनर. यहाँ एक लाइट नहीं डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रही होती है, यहाँ डॉक्यूमेंट ही मूव कर रहा होता है. इट इज suitable फॉर स्कैनिंग सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स, नॉट फॉर थिक ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा. थिक ऑब्जेक्ट्स के स्कैनिंग के लिए ठीक नहीं है ये. कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट पेज यदि आपको स्कैन करना उसके लिए ठीक है ये शीट फेड स्कैनर. देखिए इस तरीके से शीट को आपको यहाँ पे इंसर्ट किया और धीरे धीरे शीट को मूव करना है तो ये पूरी स्कैन हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से स्कैनर दिखेगा. नाउ ड्रम स्कैनर. ड्रम स्कैनर हैज़ अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT, टू स्कैन इमेजेस. इस पे PMT का यूज हो रहा है टू स्कैन इमेजेस. PMT का फुल फॉर्म है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. इट डज नॉट हैव अ चार्ज कपल्ड डिवाइस लाइक अ फ्लैट बेड स्कैनर. द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट. ये बहुत सेंसिटिव रहता है लाइट से, ये जो PMT है. द इमेज इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास ट्यूब एंड द लाइट मूव्स अक्रॉस द इमेज.
which produces a reflection of the image which is captured by the PMT and processed. इसमें पूरी इमेज पे एक साथ लाइट जो है मूव करती है और उसका एक रिफ्लेक्शन बन जाता है, और रिफ्लेक्शन को कौन कैप्चर करता है? ये PMT, और फिर ये अपनी तरफ से प्रोसेसिंग करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. नाउ दीज स्कैनर्स हैव हाई रेजोल्यूशन एंड आर सूटेबल फॉर डिटेल्ड स्कैन्स. बहुत अच्छी स्कैनिंग आपको चाहिए, कोई एक बिल्कुल डिटेल्ड बहुत साफ साफ जो है डिजिटल इमेज चाहिए उसकी, तो वहाँ पे ड्रम स्कैनर्स का यूज़ होता है हाई रेजोल्यूशन के लिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए. तो कुछ इस तरीके का ये स्कैनर दिखेगा. देखिए ये जो ग्लास का आपको दिख रहा होगा डिवाइस, ये रहा यहाँ पे ग्लास ट्यूब. ठीक है, इमेज को ग्लास ट्यूब पे प्लेस किया जाता है, ये रहा ग्लास ट्यूब. सो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्लेस होगी. देन ये देखिए बहुत क्लैरिटी यदि चाहिए आपको इसकी डिजिटल फॉर्म में, तो ये ड्रम स्कैनर की मदद से कर सकते. कुछ इस तरीके से दिखेगा. नाउ फोटो स्कैनर. फोटो स्कैनर में जो फोटोज़ हैं उसको स्कैन किया जाता है, तो फोटोज़ में भी क्लैरिटी चाहिए उस टाइप की. इट इज़ डिज़ाइन टू स्कैन फोटोग्राफ्स. इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ. अच्छे कलर्स आते हैं जैसे भी आपने लिए हैं, मतलब फ़ोटो में जैसे, विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ्स. फोटोग्राफ में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, कलर वगैरह बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी तो उसको अच्छा फ़ोटो कहेंगे. तो किसी भी फ़ोटो को जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसकी, उसको आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए, तो फोटो स्कैनर का यूज़ किया जाता है. सम फोटो स्कैनर्स कम विद इनबिल्ट सॉफ्टवेयर फॉर क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स. ओल्ड फोटोग्राफ्स उसको आपको नए फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में करना है, तो कुछ फ़ोटो स्कैनर्स में सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आपके अननेसेसरी की जो डैमेज हो गया फ़ोटो में, उसको क्लीन भी कर देते हैं और उसको एक बिल्कुल पुराने फ़ोटो को एक नए की तरह जनरेट कर देते हैं. डेफिनेटली उसमें फेस वगैरह जो है वो भी, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ ना दिखने लगे. ये देखिए फ़ोटो प्लेस कर दिया तो ये फ़ोटो को स्कैन कर देगा. ठीक है, इस तरीके से फ़ोटो स्कैनर्स. अब देखते हैं जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक अ माउस. ये भी माउस की तरह होता है. इट इज मेड अप ऑफ अ स्टिक विद अ स्फेरिकल बेस. इसका स्फेरिकल बेस रहता है और एक स्टिक, आपको बस उस स्टिक को मूव करना होता है. द बेस इज फिटेड इन अ सॉकेट. उस बेस को एक सॉकेट में फिट कर दिया जाता है और एक स्टिक सा बाहर निकला रहता है, बस इस स्टिक को आपको मूव करना है. द बेस इज फिटेड इन अ सॉकेट दैट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द स्टिक. The movement of stick controls the cursor or pointer on the screen. The first joystick was invented by C.B. Mirik at the US Naval Research Laboratory. ठीक है, तो पहला जॉयस्टिक इन्होंने इन्वेंट किया था. अ जॉयस्टिक कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज डिस्प्लेसमेंट. अलग अलग जॉयस्टिक्स हो सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट जॉयस्टिक्स, फिंगर ऑपरेटेड जॉयस्टिक्स, हैंड ऑपरेटेड, आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक एंड मोर. In joystick, the cursor keeps moving in the direction of the joystick unless it is upright, whereas in mouse the cursor moves only when the mouse moves. जॉयस्टिक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा कर्सर उसी डायरेक्शन में रहेगा. बस अपराइट बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, दैट मीन्स वहाँ पे मूवमेंट रुक जाती है क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है ना. बाकी माउस को तो आप जहाँ जैसे मूव करेंगे उस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी. तो इनके जो है लुक में भी डिफरेंस है जॉयस्टिक और माउस के. ये देखिए स्टिक्स हो गया, आपको बस इस स्टिक को कंट्रोल करना है. जैसे आपका गाड़ी का गियर होता है, कुछ कुछ उस तरीके से आप कह सकते हैं, जो उसको कंट्रोल, गियर को कंट्रोल करने के लिए नहीं, अलग अलग गियर जब चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके का फिक्स्ड है, बस आपको इसको मूव करना है, ये जो स्टिक है. ठीक है, तो ये हो गया जॉयस्टिक. ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बेस हो गया कंप्लीट, तो बस इसको आपको जो है मूव करना है तो कर्सर मूव हो जाएगा. तो जॉयस्टिक हो गया. अब लाइट. नेक्स्ट डिवाइस है लाइट पेन. अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन. ये पेन की ही तरह दिखता है, बट इसकी जो टिप होती है वो उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर रहता है. द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर दैट enables the user to point to और select objects on the display screen. स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली, जैसे पेन हम पेन और पेपर यूज करते हैं, तो जो स्क्रीन होता है स्क्रीन पे डायरेक्टली हम पॉइंट कर सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है. नाउ its light sensitive tip detects the object location and sends the corresponding signals to the CPU. It is not compatible with LCD screen, so it is not in use today. LCD screen से ये compatible नहीं है, तो इसका यूज़ जो है बहुत
लिमिटेड ही मानिए या फिर नहीं के बराबर है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ नीडेड। स्क्रीन पे इसकी मदद से ड्रॉ भी किया जा सकता है। द फर्स्ट लाइट पेन वॉज इन्वेंटेड अराउंड 1955। 1955 के अराउंड पहला लाइट पेन इन्वेंट किया था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड विंड प्रोजेक्ट एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह लीजिए, MIT। ठीक है, वर्ल्ड विंड कोई प्रोजेक्ट था, उसका ये पार्ट था पहली बार इन 1955। अब इसकी कुछ इमेजेस देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से कंप्यूटर पे, और ये पेन यहाँ पे ऑप्टिकल मतलब यहाँ पे जो है लाइट एमिट होगी इसकी टिप पे, और उसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स पे देखिए डायरेक्टली पॉइंट करके वो डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पॉइंट हो रहा है। देखिए इस तरीके से यदि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना तो पेन की मदद से, जैसे नॉर्मल पेन पेपर, तो डिजिटली स्क्रीन पे इंटरेक्ट करने के लिए लाइट पेन का यूज़ होता है। मतलब इसका जब भी यूज़ हुआ है तो लाइट पेन कुछ इस तरीके से दिखा है। देखिए डिवाइसेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और भी स्मार्ट डिवाइसेस आते रहते हैं, बट फिर भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ डिजिटाइजर है। Digitizer is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus. It enables the user to draw images and graphics using the stylus as we draw on paper with a pencil. कोई images या graphics ये सब draw करना है तो उसके लिए digitizer का use होता है. The images or graphics drawn on the digitizer appear on the computer monitor और display screen पे वो साथ साथ दिखता रहता है कैसा draw हो रहा है. The software converts the touch inputs into lines and can also convert handwritten text to typewritten words. ठीक है, उसको digitally convert कर दिया जा रहा है साथ साथ. It can be used to capture handwritten, जो handwritten signature उसको भी digital form में convert कर देता है. And कोई data input किया आपने या फिर कोई image बनाई, वो सब जो है उस form में digital form में आ जाता है. So it can be used to capture handwritten signatures and data or images from tapped papers. Furthermore, it is also used to receive information in the form of drawings and send output to a CAD. CAD का full form भी आता है कई बार. CAD का मतलब होता है Computer Aided Design. CAD application and software like Auto CAD. Now, thus it allows you to convert handwritten images into a format suitable for computer processing. ठीक है, तो ये अलाउ करता है हैंड रिटन कोई भी इमेज हुई तो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. देखिए यहाँ ड्रॉ करेंगे तो स्क्रीन पे अपने आप वैसी इमेज बन जाएगी. ऐसा एक पैड सा होगा फ्लैट सा, और ऊपर ये स्टाइलस है, ये पेन की जैसा दिखेगा. इससे आप जो है ड्रॉ, जो भी इमेज ड्रॉ करेंगे वो आपको देखिए इस तरीके से यहाँ तो ड्रॉ हो ही रही है, वो स्क्रीन पे साथ साथ दिखती रहेगी. तो ये देखिए यहाँ पे यदि यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं पर यहाँ स्क्रीन पे आपको साथ साथ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका डिजिटाइजर. देन है माइक्रोफोन. The microphone is a computer input device that is used to input the sound. इसमें as an input क्या लिया जाता है, साउंड आप जो स्पीक कर रहे हैं वो इनपुट का काम कर रहे हैं यहाँ पे. It receives the sound vibrations and converts them into audio signals or sends to a recording medium. The audio signals are converted into digital data and stored in the computer. कंप्यूटर कैसे रिसीव कर रहा होता है ऑडियो को, जो आप स्पीक कर रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, जो भी आपने जो ऑडियो सिग्नल्स हुए उनको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है. नाउ द माइक्रोफोन ऑल्सो एनेबल्स द यूज़र टू टेली कम्युनिकेट विद अदर्स. इसकी मदद से आप दूसरों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऐड साउंड टू प्रेजेंटेशंस. में साउंड ऐड की जाती है इसी की मदद से. एंड विद वेबकैम्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वेबकैम हो गया प्लस आपके पास ये हो गया माइक्रोफोन, इनकी मदद से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल हो जाती है. A microphone can capture audio waves in different ways. Accordingly, the three most common types are described below. Audio waves को capture कर लेता है माइक्रोफोन, और कुछ important types के 3 types के most commonly used माइक्रोफोन्स है. तो सबसे पहला माइक्रोफोन तो देखिए जो most commonly आपको दिखता है कुछ इस तरीके का है. ठीक है, बाकी टाइप्स देखते हैं. तो सबसे पहला है डायनेमिक. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोफोन विद अ सिंपल डिज़ाइन, जो कि अभी भी मैंने शो किया, ये डायनेमिक ही है. ये सबसे कॉमनली यूज होता है, जो आपने देखा भी होगा. इट हैज़ अ मैग्नेट विच इज़ रैप्ड बाय अ मेटल कॉयल. एक मैग्नेट होता है अंदर, और ये बाहर आपको मेटल कॉयल दिख रहा होगा. ये देखिए पूरा जाली सी अंदर इसके मैग्नेट है. इट हैज़ अ मैग्नेट विच इज़ रैप्ड इन अ मेटल कॉयल. रैप्ड मतलब उसको
कवर कर लेना कंप्लीटली बाय अ आउटर, जो एक कवरिंग हो गई, घेर लेना उसको. Wrapped by a metal coil and a thin sheet on the front end of the magnet. The sheet transfers vibrations from sound waves to the coil. Coil तक वो sound जाती है. Then and from coil to electric wires which transmit the sound like an electrical signal. तो electrical signal में convert हो जाती है sound. तो कुछ इस तरीके से दिखता है. देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी कि ये माइक्रोफोन वर्क कैसे कर रहा है. बहुत डेप्थ में किसी भी टॉपिक के नहीं जाना है आपको, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया सब का होना चाहिए. बट स्टिल आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट आप अपनी लेवल पे पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक को डिटेल में. सो ये हो गया माइक्रोफोन आपका, डायनेमिक माइक्रोफोन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. देन कंडेंसर हो गया. इट इज़ डिज़ाइन फॉर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड हैज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका यूज़ हो तो बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी आती है इसमें. इट हैज़ अ फ्रंट प्लेट कॉल्ड डायफ्राम, एक प्लेट सी बनी रहती है इसमें जिसको डायफ्राम कहते हैं. एंड अ बैक प्लेट पैरेलल टू द फ्रंट प्लेट, फ्रंट प्लेट के ही पैरेलल में एक बैक प्लेट रहती है. When sound hits the diaphragm, it vibrates the diaphragm and alters the distance between the दो प्लेट्स के बीच में वो डिस्टेंस ऑल्टर होता रहता है. और जैसे ही कुछ बोलेंगे तो डायफ्राम पे वो साउंड हिट करती है और उसकी वजह से जो है कुछ क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहती है. द चेंजेस इन डिस्टेंस आर ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये जो डिस्टेंस आपस में दो प्लेट्स के बीच में चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस ही फिर ट्रांसमिट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में. तो ये देखिए, ये रहा डायफ्राम, ये प्लेट, और ये माइक्रोफोन हो गया. ये बहुत जगह रिकॉर्डिंग में देखा होगा आपने, ठीक है, कई बार यूट्यूब वीडियोस में भी कई बार रिकॉर्डिंग के लिए देखा होगा, या फिर कभी किसी वीडियो क्लिप में देखा होगा कि कोई ऐसे इस टाइप के माइक्रोफोन का यूज़ करके स्पीक कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका कंडेंसर. ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. नाउ है रिबन. इट इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी. ये बहुत भरोसेमंद माइक्रोफोन है. इट हैज़ अ थिन रिबन मेड ऑफ एल्यूमिनियम. थिन रिबन से बना रहता है. इट हैज़ अ थिन रिबन, ठीक है, इस पर थिन रिबन रहता है जो कि किससे बना रहता है, एल्यूमिनियम या फिर ड्यूराल्यूमिनियम और नैनो फिल्म सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. The sound waves cause vibrations in the ribbon which generate a voltage proportional to the velocity of the vibration. The voltage is transmitted as an electrical signal. थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का फ़र्क है बस सब में, माइक्रोफोन्स में पर्पस सेम ही आ रहा है, क्वालिटी का फ़र्क भी हो जाता है थोड़ा सा. अर्ली रिबन माइक्रोफोन्स हैड अ ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, बट मॉडर्न रिबन माइक्रोफोन्स कम विद एडवांस्ड मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए पॉइंट्स, इसको एक एक को बहुत डेप्थ में नहीं जाना हमें. ये देखिए, ऐसा भी माइक्रोफोन आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, फ्लैट सा दिखेगा इसका ये सरफेस, ठीक है. ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन माइक्रोफोन्स, ये कुछ राउंड शेप में भी दिख सकता है आपको, इस तरीके से ये दिखेंगे अलग अलग टाइप के. और शायद ये इमेजेस आपने पहले भी कहीं देखी होगी, ठीक है. ये भी कॉमनली ही है, बहुत सारे वीडियोस में आपको दिख जाएगा, यूट्यूब के ही वीडियोस में बहुत जगह जो है ये इमेजेस आपने देखी होगी. नाउ है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जिस पे बेस्ड कई क्वेश्चन भी बनते हैं. इसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR. So MICR computer input device is designed to read the text printed with magnetic ink. Magnetic ink से यदि कोई text printed है तो उसको read कौन कर पाता है, magnetic ink character recognition. MICR device. MICR is a character recognition technology that makes use of special magnetized ink which is sensitive to magnetic fields. Now it is widely used in, इसका ज़्यादातर यूज़ बैंक्स में होता है, to process the checks and other organizations where security is a major concern. चेक्स को प्रोसेस करने के लिए यहाँ अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न रहता है. इट कैन प्रोसेस 300 चेक्स इन अ मिनट. एक मिनट में 300 चेक्स को प्रोसेस कर सकता है विद 100% एक्यूरेसी. नाउ द डिटेल्स ऑन द बॉटम ऑफ द चेक दैट इज MICR नंबर आर रिटन विद, जो चेक के नीचे MICR नंबर लिखा रहता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है, और उसी को रीड करने का काम कौन करता है, MICR. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को जो रिकॉग्नाइज कर पाता है, रीड कर पाता है, उसी को MICR डिवाइस कहते हैं. अ लेज़र प्रिंटर विद MICR toner can be used to print the magnetic ink.
अब वो जो चेक पे जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया, वो प्रिंट किसकी मदद से हो रहा था? लेज़र प्रिंटर की मदद से। और उसमें किस टोनर का यूज़ हो रहा होता है? MICR टोनर का। तो मैग्नेटिक इंक में भी MICR टोनर का यूज़ हो रहा है। रीड करने के लिए भी कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है? MICR। द डिवाइस रीड्स द डिटेल्स एंड सेंड्स टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ये डिवाइस, MICR डिवाइस, डिटेल्स को रीड करता है और फिर इस कंप्यूटर पे सेंड कर देता है फॉर प्रोसेसिंग। अ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू अ मशीन विच मैग्नेटाइजेज द इंक एंड द मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन इज देन ट्रांसलेटेड इनटू कैरेक्टर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो प्रिंट हुई है मैग्नेटिक इंक में, उस डॉक्यूमेंट को पास किया जाता है इस मशीन से। वो ये इंक मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है, डिवाइस से जब पास होती है, और फिर उस मैग्नेटाइज्ड इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर दिया जाता है कैरेक्टर्स में, मतलब रीड कर दिया जाता है। ये देखिए MICR कुछ इस तरीके से, ये आपने जो है जो भी रीड करना उसको इंसर्ट कर दिया, देन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को रीड कर लिया जाता है। देखिए इस तरीके से डिवाइस दिखेगा। नाउ अब है OCR। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR computer input device is designed to convert the scanned images of handwritten, typed और printed text into digital text। यदि handwritten कुछ है तो OCR की मदद से उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट इज़ वाइड हैंड मतलब नॉर्मल जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको ये रीड कर पाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेज एंड लाइब्रेरीज टू कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। किसी डॉक्यूमेंट या बुक को आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो OCR के थ्रू कर सकते हैं। उसको ऐसे आपको मूव करते जाना पड़ेगा जैसे रीड कर रहे हैं, और वो स्कैन होती जाएगी लाइन बाय लाइन और फिर वो डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगी। इट प्रोसेसेस एंड कॉपीज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ स्कैनर। आफ्टर कॉपिंग द डॉक्यूमेंट्स द OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट्स इनटू अ 2 कलर ब्लैक एंड वाइट वर्जन कॉल्ड बिटमैप फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन it is analyzed for light and dark areas where the dark areas are selected as characters and light area को background बना दिया जाता है, dark को characters में convert कर दिया जाता है। It is widely used to convert hard copy, कोई legal या historic document है जो कि आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो सकती है या फिर इसकी एक कॉपी जनरेट करनी चाहिए, तो उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है इन दी विद द हेल्प ऑफ OCR। The converted documents can be edited if required, like we edit documents created in MS Words। डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी किया जा सकता है इसकी मदद से। देखिए इस तरीके से आप जो है लाइन बाय लाइन इसको स्क्रॉल करते जाइए और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन डिजिटल फॉर्म। तो इस तरीके से आपका ये दिख रहा है डिवाइस OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये देखिए ठीक है। नाउ डिजिटल कैमरा देखते हैं। It is a digital device as it captures images and records videos digitally and then stores them on a memory card. It is provided मतलब digitally जो भी images capture हुई है उनको फिर memory card में save भी कर दिया जाता है और आप इसको कभी भी जो है digitally उन images को देख सकते हैं, उनका जो है हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड विद एन इमेज सेंसर चिप टू कैप्चर इमेजेस एज अपोज टू फिल्म यूज्ड बाय ट्रेडिशनल कैमराज। ट्रेडिशनल कैमराज की तरह कोई फिल्म नहीं यूज़ होती, इसमें इमेज सेंसर चिप होती है इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। बिसाइड्स दिस अ कैमरा दैट इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ डिजिटल कैमरा। जो कंप्यूटर पे भी हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं उसको भी डिजिटल कैमरा ही कहते हैं। इट हैज़ अ फोटो सेंसर्स टू रिकॉर्ड लाइट दैट एंटर्स द कैमरा थ्रू द लेंस। When the light strikes the photo sensors, इसमें फोटो सेंसर्स होते हैं टू रिकॉर्ड लाइट। जो भी लाइट कैमरा में एंटर की तो वो फोटो सेंसर्स, वो लाइट जैसे ही स्ट्राइक करती है फोटो सेंसर्स पे, ईच ऑफ द सेंसर रिटर्न्स द इलेक्ट्रिकल करंट और इसी के थ्रू जो है इमेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो डिजिटल कैमरा कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए ठीक। अब नेक्स्ट डिवाइस है पैडल। पैडल इज अ सिंपल इनपुट डिवाइस दैट इज वाइडली यूज्ड इन गेम्स। इसका यूज बेसिकली गेम्स में होता है। इट इज़ अ व्हील दैट इज हेल्ड बाय हैंड एंड लुक्स लाइक अ वॉल्यूम नॉब। जैसे कोई वॉल्यूम चेंज करते हैं तो ऐसे राउंड सा होता है ना कि इसको रोटेट करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होती है, वॉल्यूम नॉब की तरह ये दिखता है, व्हील जैसा दिखेगा। हैंड से आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, इसको रोटेट सा करना पड़ता है। So it looks like a volume knob on a stereo that is used to increase or decrease the volume. Paddle moves or controls cursor or any other objects in the game in a back and forth
मोशन। तो ये भी एक तरीके से जो है कर्सर की मूवमेंट को ही कंट्रोल करने के लिए है, बट इसका बेसिकली यूज़ गेम्स में होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द जॉयस्टिक का ऑल्टरनेटिव हो गया ये एक तरीके से। बिसाइड्स दिस द टर्म पैडल ऑल्सो रेफर्स टू मैनी हैंडहेल्ड डिवाइसेस डिजाइन टू कंट्रोल अ फंक्शन इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एट्सेट्रा, ठीक है। ये भी क्योंकि हैंड के थ्रू इसकी मूवमेंट हो रही है, इसको रोटेट करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से वॉल्यूम की नॉब जैसा ये दिख रहा है पैडल, ठीक है। गेम्स में देखिए इनको कंट्रोल करना पड़ता है, इन मूवमेंट्स को। यदि कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करनी है वाइल प्लेइंग गेम या उस जो जहाँ भी आप यूज़ करें, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा पैडल। नाउ स्टीयरिंग व्हील देखते हैं। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील तो जैसा गाड़ी का होता है बिल्कुल वैसे ही जो है डिजिटली भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये स्टीयरिंग व्हील जैसे आप रोटेट करेंगे, सपोज कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, सपोज कोई कार ही है तो स्टीयरिंग व्हील यहाँ आप जैसे मूव करेंगे तो उस स्क्रीन पे भी वैसी ही मूवमेंट हो जाएगी। इट इज़ यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस इन रेसिंग वीडियो गेम्स में इसका यूज़ होता है, सच एज कार रेसिंग गेम्स और इन ड्राइविंग प्रोग्राम्स एज वर्चुअल साइमुलेटर्स में, और टू स्टीयर अ व्हील। इट वर्क्स लाइक द रियल स्टीयरिंग व्हील बाई अलाउिंग यू टू टेक अ राइट या लेफ्ट टर्न। बिल्कुल जैसे एक गाड़ी भी सीख सकते हैं इसकी मदद से, कि वर्चुअली आपको जो है एक आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करना है। आप डिजिटली जो है वो इमेज सारी दिख जाएंगी। सपोज स्क्रीन पे कार दिख रही है तो आप जैसे जैसे स्टीयरिंग व्हील मूव करेंगे तो उस तरीके से वो कार भी मूव करेगी। द स्टीयरिंग व्हील में बी प्रोवाइडेड विद एक्सिलरेशन एंड ब्रेक पैडल डिवाइसेस। एक्सिलरेशन और ब्रेक पैडल डिवाइसेस भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप जब चाहे जैसे ही ब्रेक को दबाएंगे तो वहाँ जो इमेज जो कार दिख रही है वो भी, उसको भी ब्रेक लग जाएगा, वो रुक जाएगी। बिल्कुल जो है आपको ऐसा लगेगा आप रियल कार ड्राइव कर रहे हैं। और स्टीयरिंग व्हील में बी प्रोवाइडेड विद एक्सिलरेशन एंड ब्रेक पैडल डिवाइसेस एंड अ मैकेनिज्म फॉर शिफ्टिंग गियर्स। Does it makes रेसिंग गेम्स मोर एडवेंचरस एंड एंटरटेनिंग। आपको बिल्कुल लगेगा आप सच में किसी रेसिंग गेम में हो या फिर कार को ड्राइव कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको जो है एक्सिलरेटर और ब्रेक्स भी प्रोवाइड हो गई। ये आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा गाड़ी की तरह। इस तरीके से देखिए ये डिजिटली आपने कनेक्ट कर दिया और यहाँ जिस भी कार को आप कंट्रोल कर रहे होंगे तो इसके थ्रू बिल्कुल ऐसा लगेगा रियल में कोई कार आप ड्राइव कर रहे हैं। नाउ देखिए गियर भी दिया गया है यहाँ पे, सब जो है यहाँ पे डिजिटली इस कार को कंट्रोल कर रहे होंगे। नाउ जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस देखते हैं। जेस्चर रिकॉग्निशन में ह्यूमन बीइंग के अलग अलग जेस्चर्स को कैप्चर किया जाता है। दीज डिवाइसेस टेक ह्यूमन जेस्चर्स एज इनपुट। देर आर मैनी सच डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू जेस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल काइनेक्ट करके एक डिवाइस है। इट इज़ वन सच डिवाइस दैट ऑब्जर्व्स द मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर्स बॉडी एंड इंटरप्रेट्स दिस मूवमेंट्स एज इनपुट्स टू वीडियो गेम्स। एक प्लेयर यदि ऐसे मूव कर रहा है और उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया और उसको किसी गेम में एज अ गेम वो मूवमेंट कैप्चर हो जाती है। देखेंगे आगे हम इमेज में आपको दिख जाएगा अच्छे से। दिस फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन सर्टेन टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स वेर यू कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क सच एज टेकिंग पिक्चर्स यूजिंग फिंगर जेस्चर्स सच एज स्वाइपिंग, पिंचिंग एट्सेट्रा। जैसे कई बार ऐसे पूरा आप हैंड दिखाएंगे तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज कैप्चर हो जाएगी। या फ़ोन रख के कुछ भी जेस्चर्स बेस्ड वो रिकॉग्निशन हो जाता है। कई बार स्मार्टफोन्स में भी होता है। ये देखिए एक जेस्चर पे ये डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगा तो ये जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हो गए। जेस्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, जैसे हैंड जेस्चर्स हो गए, ये ऐसे हो गया, अलग अलग जेस्चर्स हो गए, तो जो है इनको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। इन जेस्चर्स को वो डिवाइस जैसे देखिए ऐसे किया, दैट मीन्स सपोज कार को रोकने का कोई सिग्नल है तो ये गेम अपने आप समझ जाएगा कि ऐसा कोई जेस्चर कर रहा है प्लेयर, दैट मीन्स शायद ये कार रुकने का कोई साइन होगा, या राइट लेफ्ट जेस्चर्स के बेसिस पर ही ये गेम वर्क कर रहा होगा, ठीक है। नाउ सो ये तो जेस्चर डिवाइसेस की बात हो गई, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अब हम देखते हैं लाइट गन। एज द नेम सजेस्ट, it is a pointing input device that is designed to point at and shoot the targets on the screen in a video game or arcade। किसी वीडियो गेम में कोई टारगेट को शूट करना है तो ये लाइट गन होती है। मतलब इससे आप लाइट के थ्रू जैसे ऐसे कुछ शूट सा करेंगे तो स्क्रीन पे भी ऐसा लगेगा कि वो टारगेट शूट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं।
The light gun was used for the first time on the MIT Whirlwind computer. When the gun is pointed on the target on the screen and the trigger is pulled, the screen goes blank for a fraction of a second. That means वो चीज़ें टेम्परेली ऐसा लगेगा सब डिस्ट्रॉय हो गया, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक चला जाएगा जब उस गन को पॉइंट किया गया था फर्स्ट टाइम जब यूज़ हुआ था इसका. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द फोटो डायोड विच इज़ प्रेजेंट इन द बैरल डिटरमाइंस वेयर द गन इज पॉइंटेड. एक फोटो डायोड होता है वो बैरल में ही प्रेजेंट रहता है, बैरल ऑफ द पिस्टल. तो वहाँ से वो उस गन जहाँ भी पॉइंट होगी तो फोटो डायोड समझ जाता है कि हाँ कहाँ पे पॉइंटेड है. फॉर एग्जांपल शूटिंग डक्स इन एक डक हंट गेम है, वहाँ डक को शूट करना है तो वो इस तरीके से जो है इसमें बैरल में फोटो डायोड रहता है इसके गन के, और जहाँ भी सपोज यहाँ शूट करना है तो वो डिजिटली जो है ये चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज हो जाती हैं. ठीक है, ये गेमिंग में ही इसका ज़्यादातर यूज़ होता है. ये देखिए रहा, ये आपकी हो गई लाइट गन. नाउ टच पैड की बात कर लेते हैं. इट इज़ यूजुअली फाउंड इन जो लैपटॉप्स पे यूज़ कर रहे होते हैं माउस के बजाय, जो टच करके हम कीबोर्ड के नीचे ही आपको दिखेगा लैपटॉप में, तो वो टच पैड कहलाता है. इट इज़ फाउंड यूजुअली फाउंड इन लैपटॉप्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द माउस. बाकी वायरलेस माउस भी यूज़ कर सकते हैं बट बेसिकली लैपटॉप में ये इनबिल्ट आएगा कि आपका टच पैड रहता है एंड इट एक्ट्स एज अ माउस. It allows you to move or control the cursor on the screen using your finger. Just like a mouse, it also has इस पे दो buttons भी रहते हैं लेफ्ट एंड राइट क्लिक के लिए, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए. Using the touchpad, you can perform all the tasks that you do with a mouse, such as selecting an object on the screen, copy, paste, delete, open a file or folder and more. ये सारे टास्क आप कर सकते हैं जो भी आप नॉर्मल माउस से कर सकते हैं. ये देखिए कुछ इस तरीके का टच पैड दिखेगा. ये आपका लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के लिए बटन्स भी है. ये देखिए ये और क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ रिमोट. रिमोट तो जनरल रिमोट जो हो गया आपका टीवी का हो गया या फिर अलग अलग रिमोट्स जो हैं. इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डिज़ाइन टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ डिवाइस. जैसे टीवी रिमोट एग्जाम्पल, अ टीवी रिमोट दैट कैन बी यूज टू चेंज चैनल्स. चैनल चेंज मतलब एक इनपुट ही तो दे रहे हैं आप, पर्टिकुलर कोई चैनल सेलेक्ट करें, कोई बटन दबा रहे हैं या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट लीविंग द सीट. The first cordless TV remote was invented by Dr. Robert Adler of Zenith in 1956 में पहला टीवी रिमोट जो है कॉर्डलेस टीवी रिमोट इन्वेंट किया गया था. किनके द्वारा? रॉबर्ट एडलर ऑफ जेनिथ इन द ईयर 1956. द रिमोट सेंड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस. दीज वेव्स कैन बी, ये इंफ्रारेड वेव्स हो सकती है, रेडियो वेव्स एट्सेट्रा. नाउ रिमोट तो जनरली आपने देखा ही है, बाकी ये कुछ अलग अलग टाइप्स के रिमोट्स हो गए. नाउ टच स्क्रीन की बात कर लेते हैं. इट इज़ द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन, टैबलेट. हर स्क्रीन टच स्क्रीन तो नहीं होता बट आजकल तो ज़्यादातर टच स्क्रीन ही आप देखिए, सिर्फ एक टच पे जो है रिस्पॉन्स होता है. इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट और प्रोवाइड इनपुट्स टू द डिवाइस बाय यूजिंग देयर फिंगर. की मदद से आप जो है कैसे भी उस स्क्रीन पे टच कीजिए तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं. टुडे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम विद टच स्क्रीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस फॉर नेविगेटिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको शॉर्ट में GUI भी कहते हैं. ज़्यादातर जो इंटरफेसेस है जो आपको दिख रहा है, जैसे स्मार्टफोन की भी बात करें तो आपका ग्राफिकल यूज़र ही है. यूज़र डायरेक्टली उसमें इंटरेक्ट कर पा रहा, सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं. जहाँ टच करेंगे वो फाइल ओपन हो जा रही, वो एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा आपका. फॉर एग्जाम्पल बाई टचिंग यू कैन अनलॉक योर फोन, ओपन ईमेल. सिर्फ ईमेल के आइकन पे क्लिक करिए, पूरा आपका मेल जो है खुल जाता है. देन ओपन फाइल्स, कोई भी फाइल ओपन करनी है, प्ले वीडियोज एट्सेट्रा. बिसाइड्स दिस इट इज़ यूज्ड इन लॉट ऑफ डिवाइसेस सच एज कैमरा, कार GPS, फिटनेस मशीन. इन सब में भी टच स्क्रीन्स का काफ़ी यूज़ है. The concept of the touchscreen was first introduced and published by E.A. Johnson in 1965. ये टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एंड पब्लिश किया गया था बाई E.A. Johnson in 1965 में. The first touch screen was developed at the beginning of the 1970s by CERN engineers Frank Beck and Bent Stumpy. So ये तो कुछ पॉइंट्स है, ये आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है, आगे टच स्क्रीन देखते हैं. ये देखिए इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं टच स्क्रीन को. नॉर्मली स्मार्टफोन से वो भी हमारे टच स्क्रीन ही है. ना वर्चुअल रियलिटी देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है VR. VR स्टैंड्स फॉर
VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी. VR stands for virtual reality. It is an artificial और virtual environment which is generated by computers के थ्रू एक environment create किया जाता है. यूज़र को ऐसा लगेगा कि मैं सच में उस environment में हूँ. A person can interact with virtual objects of this artificial environment using some input devices such as headsets का यूज़ होता है, gloves, headphones, ये सब digital devices है. और कुछ जो चीज़ें क्रिएट हुई है उसको आप टच करेंगे इन डिवाइस के थ्रू, आपको लगेगा आप सच में टच कर रहे हैं. एक्सपीरियंस वैसा मिलेगा रियल जैसा, बट है चीज़ें सारी वर्चुअल या आर्टिफिशियल. फॉर एग्जाम्पल ही और शी कैन फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉकिंग ऑन अ बीच. बीच दिख रहा तो आपको ऐसा लगेगा आप बीच पे वॉक कर रहे हो. वॉचिंग एक फुटबॉल मैच जैसे रियल में वॉच कर रहे हो. वॉकिंग इन द स्काई, स्काई में वॉक कर रहे हो विदाउट एक्चुअली डूइंग ऑल दिस, बट एक्सपीरियंस वैसा मिल जाता है आपको. ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आंखों पे ऐसा कुछ डिवाइस सा लगा लिया है और ये कुछ क्रिएट हो रहा अंदर. ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें किसको नज़र आ रही है? यूज़र को. ये बाहर नहीं कुछ है ऐसा. ये देखिए ऐसा लगेगा कुछ टच कर रहे हैं तो रियल में एक्सपीरियंस होगा कि हम कुछ टच कर रहे हैं सच में. ये देखिए कुछ इस तरीके से. नाउ वेबकैम देखते हैं. एनी कैमरा विच इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेबकैम. किसी भी कंप्यूटर से जब कैमरा को किसी को, हर कैमरा तो नहीं कनेक्ट होता, वो वेबकैम ही कनेक्ट हो सकता है. द इनबिल्ट कैमरा प्रोवाइडेड बाय अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में पहले से कैमरा प्रोवाइडेड है वो भी आपका वेबकैम कहलाता है. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस एज इट कैन टेक पिक्चर्स एंड कैन बी यूज टू रिकॉर्ड वीडियोज़ इफ़ रिक्वायर्ड. इसमें वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, पिक्चर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है वेबकैम. द पिक्चर्स एंड वीडियोज़ आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इफ़ रिक्वायर्ड. ये स्टोर हो जाती है कंप्यूटर मेमोरी में और जब आपको चाहिए आप इसको जो है देख सकते हैं. ऑल्दो इट वर्क्स ऑलमोस्ट द सेम एज द डिजिटल कैमरा, it is different from a digital camera as it is designed to take compact digital photos that can be uploaded easily on the web pages and shared with others through the internet. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. इसके पॉइंट्स अच्छे से रीड कर लीजिए. ना वेबकैम कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये देखिए. अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Biometric refers to a process in which a person is identified through his or her biological features के थ्रू जो है ये डिवाइसेस किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं, आई कॉर्निया को डिटेक्ट करने के अलग स्कैनर्स होते हैं. तो ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस अलग अलग हो सकते हैं. कोई फिंगरप्रिंट को स्कैन कर रहा होता, कोई आई कॉर्निया को, कोई फेस स्ट्रक्चर, अलग अलग मतलब ह्यूमन के फीचर्स को ये स्कैन कर रहे होते हैं. इट इज़ डन बाय यूजिंग, और अलग अलग बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं. फिंगर स्कैन प्रिंट्स के लिए अलग होते हैं, आई कॉर्निया को डिटेक्ट करने के लिए अलग होते हैं. सो इट इज़ डन बाय यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्कैनिंग फीचर्स एंड एबिलिटीज. किस पर्टिकुलर ह्यूमन के फीचर को वो स्कैन कर रहे हो उसके बेसिस पे अलग अलग बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं. तो फेस स्कैनर हो गया, तो फेस स्कैनर देखते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय स्कैनिंग हिज और हर फेस. यहाँ पे फेस स्कैन हो रहा होता है. इट टेक्स द फेस मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन की पूरी फेस मेजरमेंट कैप्चर की जाती है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आईज के बीच में कितना डिस्टेंस है, नोज, माउथ एट्सेट्रा. अकॉर्डिंगली इट कन्फर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. एक बार तो सेव हो गया, अगली बार वो पर्सन जब उस डिवाइस के सामने आएगा तो उससे क्रॉस चेक कर लिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही सेव्ड है कि हाँ ऐसा कोई पिक्चर पहले से थी, मतलब ऐसी स्कैनिंग पहले करी जा चुकी है. तो ये तो डिवाइस में ऑलरेडी सेव्ड रहती हैं चीज़ें. देन एक बार तो स्कैन करके आपको इनपुट देना पड़ता है उसमें, बाकी फिर वो अगली बार से खुद आइडेंटिफाई कर लेता है डिवाइस. नाउ बिसाइड्स दिस इट इज़ स्मार्ट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्सन पिक्चर एंड द, कोई पिक्चर लाएंगे और रियल पर्सन, उसमें भी ये अच्छे से जो है डिफरेंशिएट कर सकता है. तो एक बायोमेट्रिक डिवाइस को बहुत जल्दी जो है आप धोखा नहीं दे सकते. वो जनरली बहुत एक्यूरेसी से वर्क करते हैं. कुछ पिक्चर्स देखिए. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए. बहुत एक ये देखिए कि यहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है. आपको दिख रहा होगा हर डिस्टेंस, सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट की जाती फेस की. तो इस पे ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस वर्क कर रहे होते हैं. तो फेस स्कैनर हो गया. ऐसे ही हैंड स्कैनर में हैंड ऑफ अ पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है. दी हैंड ऑफ अ पर्सन कैन ऑल्सो बी यूज टू वेरीफाई हिज और हर आइडेंटिटी
एज एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ वेन्स इन द पाम, हर एक का पाम डिफरेंट है, यूनिक पैटर्न ऑफ वेन्स रहता है, बहुत अंदर तक जो है ये पूरे हैंड को स्कैन करके उसकी जो है डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है डिवाइस, और अगली बार जब भी वो पर्सन स्कैनर पे अपना हाथ रखेगा तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसका है। एज एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ वेन्स इन द पाम, जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग रहते हैं वैसे ही हैंड भी जो है उसका पैटर्न भी डिफरेंट रहता है सबका। दिस डिवाइस टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर का एडवांटेज लेता है ये डिवाइस। इट आइडेंटिफाइज अ पर्सन बाय स्कैनिंग द पाम ऑफ हिज हैंड। It uses infrared light to scan veins, patterns, and blood flowing in them. Palm is even more unique than fingerprints. पाम जो है वो फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा यूनिक रहती है हर इंसान की। सो देखिए इस तरीके से डिवाइस पे पूरी पाम रख दी और ये स्कैन हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे कोई लाइट पूरे हैंड से पास करेगी और ये स्कैनिंग हो रही है पूरे हैंड की। ना फिंगरप्रिंट स्कैनर में फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, आप अपना जो है थंब की स्कैनिंग हो सकती है, आपकी फिंगर्स की स्कैनिंग हो सकती है। इट स्कैन्स द फिंगरप्रिंट्स टू आइडेंटिफाई पीपल और फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। This device is developed keeping in mind the fact that no two persons in the world can have the same fingerprints. It is widely used in companies as fingerprint attendance. Attendance के लिए इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। पर्सन फिजिकली प्रेजेंट रहेगा तभी तो वो फिंगरप्रिंट स्कैनर पे स्कैन कर पाएगा अपनी फिंगर्स को, या थंब से स्कैनिंग या फिर कोई पर्टिकुलर फिंगर की स्कैनिंग। तो अटेंडेंस के लिए कंफर्म हो जाता है कि हाँ दैट पर्सन वॉज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। It is widely used in companies as a fingerprint attendance system to mark the attendance of employees. This type of scanners captures the pattern of valleys and ridges. Valleys मतलब क्या होता है जैसे इसमें फिंगरप्रिंट के उसमें वैली, और रिजेस तो जैसे कहते हैं कि गड्ढे को कहा गया है, मतलब डाउन की तरफ जो सरफेस है, और जो थोड़ा उभरा हुआ है उसको रिजेस कहा जाता है। तो ये बहुत एक पैटर्न रहता है वैलीज और रिजेस का, उसको ये स्कैनर कैप्चर करता है। एंड दीज वैलीज एंड रिजेस, दिस पैटर्न इज फाउंड ऑन अ फिंगर एंड स्टोर इट इन द मेमोरी और डेटाबेस। फिर इस पैटर्न को वो स्टोर कर लेता है। व्हेन यू प्रेस योर फिंगर ऑन द गिवन स्पेस इट वेरीफाइज द आइडेंटिटी बाय यूजिंग इट्स पैटर्न मैचिंग सॉफ्टवेयर। से वो पता लगा लेता है कि हाँ कि ये पहले से जो सेव था कि हाँ ये इससे मैच कर गया। जैसे ये यहाँ एक साथ 4 फिंगर्स हो रही हैं या 3 फिंगर्स, उसकी स्कैनिंग। सिंगल फिंगर के लिए भी ऐसे डिवाइस है, थंब हो सकता है, कोई फिंगर हो सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फिंगर स्कैनर्स दिखेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये देखिए ये भी एक हो गया। अलग अलग टाइप के जो है शेप्स और साइजेस में आपको दिख सकते हैं। नाउ रेटिना और आइरिस की स्कैनर में आपकी आई का जो रेटिना है उसको स्कैन किया जाता है। इट स्कैन्स द रेटिना और आइरिस ऑफ अ पर्सन's eye to confirm the identity. This device is more secure than others as it is next to impossible. रेटिना और आइरिस जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, ठीक है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए वहाँ उस टाइप का स्कैनर यूज़ होगा। It works by mapping the retina's blood vessel patterns of the eye. The blood vessels of retina absorb light more easily as well as can be identified with appropriate lighting. In this scan, a beam of low energy infrared light falls on the retina through the scanner's eyepiece. Then the software captures the network of blood vessels in the retina and uses it to verify the person's identity. तो थोड़ा सा देखिए स्मार्ट डिवाइसेस के नुकसान तो होते ही है कि थोड़ा सा लाइट वगैरह पेनिट्रेट कर रही होती है आपके फिंगर्स पे या फिर रेटिना पे, बट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस ये बहुत ही यूज़फुल है। समटाइम्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़रूरी रहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही एंटर करे उस एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर रेटिना और आइरिस स्कैनर्स का यूज़ होता है फॉर मोर सिक्योरिटी, ठीक है। इस तरीके से रेटिना पे लाइट पड़ेगी यहाँ पे और रेटिना स्कैन होगा। इस तरीके से देखिए लाइट पड़ रही है और ये पूरा आपका जो है आई का रेटिना स्कैन हो जाएगा। ये हर पर्सन का बहुत ही यूनिक रहता है, बहुत ज़्यादा यूनिक। ना वॉइस स्कैनर में क्या होता है, आप वॉइस कुछ बोलेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है, तो अलाउ कर दिया जाता है। इट रिकॉर्ड्स द वॉइस ऑफ अ पर्सन एंड डिजिटाइजेज इट टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव वॉइस प्रिंट और टेम्पलेट। द वॉइस प्रिंट्स आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस।
एक डेटाबेस रहता है जिसमें सबकी जो भी रिकॉर्डेड वॉइसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और अगली बार वो पर्सन कुछ बोलेगा तो पता चल जाता है उस डेटाबेस के थ्रू कि हाँ ऐसा पर्सन जो है पहले यहाँ पे वॉइस अपनी रिकॉर्ड करा चुका है, तो वो दैट मीन्स द पर्सन इज ऑथेंटिकेट. द वॉइस प्रिंट्स आर stored in the database and are used to verify the voice of a person to confirm his or her identity. The person is required to speak in the normal or same voice that was used to create a voice template. तो नॉर्मल वॉइस करनी है. अब वो वॉइस डिस्टॉर्टेड लग रही है, अलग लग रही है, तो फिर वो स्कैनर भी जो है नहीं आइडेंटिफाई कर पाता. नॉर्मल वॉइस होनी चाहिए. इट इज़ नॉट मच रिलायबल एज इट कैन बी मिस यूज यूजिंग अ टेप रिकॉर्डिंग. टेप रिकॉर्डिंग का यूज़ करके आप रिकॉर्ड करके ले आए उस पर्सन का और फिर बोल दिया, तो ये स्कैनर को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना आसान है, मतलब इतना भरोसेमंद नहीं है, ये उसको ऑथेंटिकली ले लेता है. तो ये देखिए इस तरीके से आप कुछ बोलेंगे और वो वॉइस स्कैनर उसको डिटेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस. तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हमने इस वीडियो में देखे. ये देखिए इस तरीके से ये वॉइस के पैटर्न को, सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है ये वॉइस स्कैनर बायोमेट्रिक डिवाइस जो है. ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस देखे. आप अपने लेवल पे भी डिटेल में जिस भी डिवाइस को चाहे उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस इसके सर्च कर सकते हैं अपने लेवल पे. ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.